रिकॉर्डिंग मैंने ना रोक दी थी, इसको मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। सर्कल में शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये कही जाएगी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसमें बस ये याद रखना हमेशा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा 1 होगा। अगर सेंटर या रेडियस निकालना है तो इस फॉर्म में ले आओ पहले, उसके बाद सेंटर और रेडियस निकालना। तो इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं सेंटर रेडियस फॉर्म के साथ जो हमने अभी लिखी थी, ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ये है सेंटर रेडियस फॉर्म, जिसका सेंटर है h, k और रेडियस है r। तो अगर हम इन दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमको पता चलेगा कि इस वाली इक्वेशन के लिए सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी इक्वल टू -g, -f, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस दूसरी इक्वेशन जो सेंटर रेडियस वाली फॉर्म है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि -g, -f इज गोइंग टू बी सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्योंकि ये जो इक्वेशन है क्या बनेगी, ये बनेगी जो मैंने अभी लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर तुम देखोगे तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, -2h, इसमें कितना x का कोएफिशिएंट 2g, तो कंपेयर करोगे तो g विल बी इक्वल टू -h। तो इसका सेंटर है h, k, तो g इक्वल टू -h आएगा और f इक्वल टू -k आएगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा -g, -f। दूसरी बात है इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सर्कल में, इसको सबको पता ही है लेकिन फिर भी इसको याद रखना। नाउ तो ये हो गई सर्कल की सबसे पहली फॉर्म विच इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेकंड डिग्री में। उसके बाद और 2-3 फॉर्म आती है सर्कल की, एक आती है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा हमको पता है, जैसे इसके अंदर ना 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे 2 वेरिएबल एक्स और वाई। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल को किसी सिंगल वेरिएबल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा ओरिजिन सिस्टम है, रेफरेंस ओरिजिन कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का रेफरेंस ओरिजिन, एंड लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल है। मान लेते हैं दोबारा कि सर्कल का सेंटर मान लो h, k और सर्कल का रेडियस मान लो r, ठीक है, रेडियस r है सर्कल का। तो अगर तुम कोई भी पॉइंट लो इस सर्कल के ऊपर, सपोज करो मैं ये छोटी सी फिगर बनाऊं, यहाँ पे मैं ये पॉइंट ले लूं p, ठीक है, और इस एंगल को ले लो थीटा, तो p को क्या लिख सकते हैं हम, p को लिख सकते हैं, p का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, p का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो होगा h प्लस r cos थीटा, ठीक है। और p का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस r sin थीटा, k प्लस r sin थीटा। तो ये जो x और y बने हमारे, ये बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई सर्कल के लिए। इसमें h और k सर्कल का सेंटर है जो कि कांस्टेंट है, r रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल हो गया। अब ये थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा तुम्हारा वेरी करेगा -2π, 0 से लेकर 2π तक, ये थीटा 0 से लेकर 2π तक पूरा वेरी कर जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ऐसी ही फॉर्म जैसी ये फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, ऐसी ही फॉर्म स्ट्रेट लाइन में भी आती है, पैरामेट्रिक फॉर्म जिसे हम कहते हैं। उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें r जो होता है, ये जो r है ये वेरिएबल होता है और थीटा कांस्टेंट होता है। आई एम श्योर तुम लोगों को याद होगा पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसे करके कोई स्ट्रेट लाइन होती है, अगर उसका स्लोप का एंगल थीटा होता है और इस पॉइंट पे कोई पॉइंट h, k अगर इसके ऊपर कोई है, तो तुम इस पॉइंट से r के डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट को इस फॉर्म में लिख सकते हो, उसमें r वेरिएबल होगा, थीटा वेरिएबल नहीं होगा। तो इस बात को याद रखना, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है जिसमें सर्कल और स्ट्रेट लाइन सेम इक्वेशन से दी जाती है, बस उसमें पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। सर्कल के केस में पैरामीटर थीटा हो जाएगा और लाइन के केस में पैरामीटर हो जाएगा आपका r। सबको क्लियर है ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो मैं बोल रहा हूँ इस समय, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा जो मैंने बोला है अभी। ठीक है, किसी को पूछना तो नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ किसी को पूछना नहीं है, अभी आगे चल रहा हूँ फिर मैं। ठीक है, अब एक और फॉर्म आएगी सर्कल की जिसको जो हम कहेंगे डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, डायमेट्रिक फॉर्म में बेसिकली अगर तुमको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता हो, भाई सबको आवाज आ रही है मेरी, कोई भी बच्चा हाँ कह दो जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं। यस सर। ठीक है,
अगली जो फॉर्म आती है वो आती है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, सपोज करो इस सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हमको पता है। लेट्स से ये पॉइंट है मेरा x1 y1 एंड लेट्स से ये पॉइंट है मेरा x2 y2। तो अब इसमें फंडा ये है कि हमको पता है सर्कल के डायमीटर के अंदर, मतलब सेमी सर्कल के अंदर किसी भी एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ये कोई भी अगर पॉइंट हो, पी ले लो x, y। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप लेट्स से m1 और इस लाइन का स्लोप लेट्स से m2। तो m1 और m2 दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो जब तुम m1 m2 इक्वल टू -1 करके इक्वेशन लिखोगे तो वहां से भी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को कहते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। तो अगर कभी भी सर्कल के किसी भी डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स पता है आपको, तो उनको यूज करके जो फॉर्म लिखोगे दैट विल बी डायमेट्रिक फॉर्म। क्या कैसी इक्वेशन बनती है, दैट विल बी कम आउट टू बी, कुछ नहीं करना है, बस दोनों स्लोप को निकाल के मल्टीप्लाई कर दो और -1 कर दो। तो जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल whose end points of diameter are x1 y1 and x2 y2। और इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे मैंने ये वाली जो फिगर बना रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर तुम्हारे पास सर्कल हो जिसका सेंटर ओरिजिन हो, कई बार केस बनता है जिसमें सर्कल का सेंटर जो होता है ओरिजिन होता है, तो उसकी सीधा सीधा पैरामेट्रिक फॉर्म आती है r cos थीटा x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा, क्योंकि जो h और k है वो दोनों ओरिजिन पे आ जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। तो ये सर्कल के 3-4 फॉर्म है। ये दोबारा सेंटर रेडियस फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जिसे बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा यूज होती है क्वेश्चंस में, जिसे जनरल फॉर्म बोला जाता है। तो दिस इज जनरल फॉर्म, जैसे लाइन में नहीं होती थी स्ट्रेट लाइन में जनरल फॉर्म कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज जनरल फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म एंड दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म। इसको लिख लो जो लिखना है, फिर यहाँ से आगे चलता हूँ मैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो साथ साथ पूछते जाना जो भी डाउट आ रहा है, क्योंकि इसमें ना ऑनलाइन मीडिया में पता नहीं चलता कि बच्चे सामने तो दिखते नहीं। ठीक है, तो अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे जो जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म है, तो इसमें तुम देखोगे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है g, f और c। तो जैसे लाइन में होता था ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो लाइन में क्या होता है, लाइन में बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि कहने को तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, बट दैट कैन वेरी वेल बी रिटन एज ax प्लस by प्लस 1 इक्वल टू 0। c से डिवाइड कर दोगे तो तुम a बाई सी को नया वेरिएबल a बोल सकते हो, सिमिलरली b बाई b को b बाई सी कैपिटल नया वेरिएबल कैपिटल b बोल सकते हो। तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 2 कंडीशन पता होनी चाहिए। अब वो 2 कंडीशन किसी भी रूप में हो सकती हैं, या तो ये हो जाए कि 2 पॉइंट दे दे, या ये दे दे कि 1 पॉइंट दे दे और स्लोप दे दे। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यू कैन गिव अस दीज 2 इंफॉर्मेशन। सिमिलरली सर्कल के लिए क्या है, सर्कल के लिए हमको 3 इंडिपेंडेंट कंडीशन चाहिए किसी भी सर्कल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो जो 3 कंडीशन है वो अलग अलग तरीके से दे सकता है क्वेश्चन में। वो तीनों पॉइंट दे सकता है कि भाई एक सर्कल है इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करेगा, इसको ध्यान रखना। अगर मैं तुम्हें 2 ही पॉइंट दे दूं, मैं कह दूं कि 2 पॉइंट है ए और बी, कितने सर्कल पास करेंगे, तो यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल पास कर जाएंगे। तुम बहुत सारे सर्कल बना सकते हो जहां से पास कर जाए अलग अलग रेडियस के। तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। तो 3 पॉइंट दे दूंगा तो वहां से एक ही सर्कल पास होगा। इसलिए अगर तुम ट्राइंगल का सर्कम सेंटर देखो तो ट्राइंगल का एक ही सर्कम सेंटर होता है, क्योंकि उससे तीनों वर्टिसेस से पास करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2 सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जी, एफ और सी। ये यहाँ से देख लो एच, के और आर। तो अगर तुमने 3 कंडीशन दे दी, 3 इक्वेशन बनेंगी, वो सॉल्व हो जाएंगे, यूनिकली आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा आपको। ये 3 कंडीशन जैसे मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल तरीकों से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भाई 3 पॉइंट दे दे, ये भी हो सकता है कि 2 पॉइंट दे दे और एक लाइन दे दे जो कि टेंजेंट हो, या कुछ और मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। सबको क्लियर है मैंने जो अब तक डिस्कस किया है? इसलिए मैं फिर ये शीट स्क्रीन जो है साफ कर डिलीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है। शुभेंदु सॉरी यार, मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ तो किसी ना किसी को माइक खोल के हाँ या ना बोलना पड़ता है, तो वो कर दिया करो, मेरे ख्याल से बेटर रहता है, एक फीडबैक मिलता रहता है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो हमने सर्कल की इक्वेशन देखी अलग अलग फॉर्म में। अब एक चीज देखते हैं, छोटा कंसेप्ट है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए।
जैसे सपोज करो सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म लेके चलता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सपोज करो कोई हमको ये कहता है कि भाई ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है, ये बताओ। सर्कल एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बता रहा है, हमको ये बताना है। तो मान लो कि ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, और लेट्स से सर्कल ऐसा है हमारा, ठीक है। तो इस सर्कल का एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है ये निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब ये लेंथ निकालने को बोल रहा है AB। तो करने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका है कि सर्कल की, ये जो सर्कल दे रखा है इसको मान लो ये सर्कल है, ऐसे इसकी इक्वेशन है, ऐसे इसकी इक्वेशन है। तो ये जो सर्कल दे रखा है हमको ये, और ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस, इन दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व कर लोगे तो एयर भी आ जाएंगे, फिर ये पॉइंट निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड तरीका है। तो इसमें इस एक्सिस की, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस की, एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे y 0 है। तो अगर तुम इस इक्वेशन में y को 0 डाल दोगे तो क्या होगा, पुट y इक्वल टू 0। तो द मोमेंट यू पुट y इक्वल टू 0 यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बन गया। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक बन गई x में। अब अगर ये x में क्वाड्रेटिक बन गई तो लेट्स से ए जो पॉइंट है वो है लेट्स से x1, 0, ठीक है, ये से x1 मान लेते हैं, और लेट्स से b को मान लेते हैं x2, 0। तो इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स क्या क्या होंगे, x1 और x2, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, x1 और x2। x1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट a है, और x2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2g, और x1 x2 की वैल्यू कितनी है, c। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ab। तो ab की वैल्यू कितनी होगी, ab विल बी इक्वल टू, तो ab विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। ये तो क्लियर है सबको। अब मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है x2 कौन सा बड़ा बड़ा वाला पॉइंट है कि छोटे वाला पॉइंट है। तो मॉड x2 माइनस x1 को कैसे लिख सकते हैं हम, मॉड x2 माइनस x1 लिख सकते हैं x2 प्लस x1, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है, माइनस 4x1 x2, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ये तो क्लियर होगा सबको। और ये याद रखना कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बाहर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो मॉड में आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर तुम इसको, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे अंदर x1 प्लस x2 की और x1 x2 की, तो दिस विल बिकम 4g स्क्वायर, 4g स्क्वायर माइनस, एक मिनट, माइनस 2g x इंटरसेप्ट इज x2 माइनस x1, हाँ 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। तो ये जो है बच्चों 2g स्क्वायर माइनस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट फॉर दिस सर्कल। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा, किसी भी पॉइंट, मतलब किसी इस, ये सर्कल x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगा, x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। और सिमिलरली अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करोगे, x को 0, x की वैल्यू 0 डाल दोगे, क्योंकि y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। तो y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। तो ये हो गई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये है कि अगर कोई तुम्हें बोलता है कि भाई एक सर्कल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है, तो x एक्सिस को टच कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस टेंजेंट हो गई। तो x एक्सिस अगर टेंजेंट हो गई तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर कोई बोलता है कि देयर इज अ सर्कल व्हिच टचेस द x एक्सिस, इस टाइप से सर्कल है, सर्कल व्हिच टचेस द x एक्सिस, तो अगर टचेस द x एक्सिस है तो इसका मतलब है इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो गई, तो 2g स्क्वायर माइनस c विल बी 0। तो दैट मींस g स्क्वायर विल बी इक्वल टू c। तो इससे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह अगर कोई बोलता है कि y इंटरसेप्ट y एक्सिस को टच करता है तो f स्क्वायर इक्वल टू c आ जाएगा। क्लियर है ये चीज जो मैंने बोली अभी सबको, यस सर। ठीक है। इसको लिख लो बच्चों, लिखना है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। तो x इंटरसेप्ट कितना होगा किसी सर्कल का, और y इंटरसेप्ट कितना होगा, वो देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तरीका समझ लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको ये पता है कि भाई ये निकालना है तो x एक्सिस के साथ सॉल्व कर लो उसको। चलूं आगे, मिटा दूं इसको, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। ठीक है,
तो जो हमने अभी बोला वो बेसिकली ये है कि सपोज करो ये सर्कल है और लेट्स से ये सर्कल बनाया मैंने और इस सर्कल की लेट्स से ऐसी करके फिगर बन रही है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2√g² माइनस सी, और इसकी लेंथ कितनी आएगी 2√f² माइनस सी। ये हमने अभी देखा। अगर सर्कल की इक्वेशन हम जनरल मान के चल रहे हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। नाउ अब सपोज करो कोई सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन कैसी हो जाएगी? सर्कल अगर एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है तुम्हारा और सर्कल तुम्हारा वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो सर्कल की फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी। तो इस केस में अगर ये पॉइंट h, 0 है और ये पॉइंट अगर k, 0 है, 0, k है, जहां पे टच कर रहा है वो, अगर वो पॉइंट 0, k है, तो तुम ये बोल सकते हो कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट k है और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट h है, लेकिन दोनों रेडियस के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब h और k इक्वल हो जाएंगे। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल का सेंटर अगर h, h है तो सर्कल का जो रेडियस है वो भी h हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि हमने कहा ना कि 3 कंडीशन चाहिए सर्कल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली, और अब तुमने ये बोल दिया कि भाई सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो तुमने 2 कंडीशन ऑलरेडी दे दी, तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा h। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो दोनों एक्सिस को टच करेगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h²। सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाएगा h। अब h जो है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा सर्कल जो है वो बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल हैं ऐसे भी जो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं। ये सर्कल भी दोनों एक्सिस को टच करेगा, ये सर्कल भी दोनों एक्सिस को टच करेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में भी होंगे, तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे। लेकिन ये सारे सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल कही जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में काफी सारी चीजें कॉमन है। तो ऐसे सर्कल जिनके बीच में कुछ कॉमन होता है उनको हम कहते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। तो ये एक ऐसा सर्कल लिखा है मैंने जिसकी विच टचेस बोथ द एक्सिस। ठीक है, ऐसे में ही अगर ऐसा होता सर्कल जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता, वाई एक्सिस को टच ना कर रहा होता, सपोज करो ये सर्कल बन जाता तुम्हारा, तो अगर तुम इस केस में बोलोगे कि भाई सर इसका सेंटर h, k ले रहे हैं हम, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस भी k हो जाएगा, है ना। ये तो क्लियर है, फिगर से दिख रहा होगा कि अगर इसका सेंटर h, k है तो इसका रेडियस भी k होगा। तो इस टाइप के सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी h - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k², क्योंकि रेडियस भी k हो जाएगा। तो डिपेंड करता है किस टाइप की फिगर बनती है, कैसा सर्कल दिया है, उसी हिसाब से तुम उसकी इक्वेशन लिख सकते हो समझने के बाद। चलूं आगे? भाई किसी को बोलना पड़ेगा। हाँ हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं ये बिना पूछे चलता रहूं क्या आगे कि भाई करके खत्म, ये कैसे करूं? क्योंकि यार तुम लोग समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सिर्फ एक कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, मुझे तुम लोग तो दिख नहीं रहे यार, तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। तो कितने बच्चे बैठे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता अभी, कितने बच्चे हैं। हाँ बच्चे तो हैं थोड़े बहुत। ठीक है भाई, चल रहा हूँ मैं आगे। किसी को कुछ पूछना होगा भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको कोई डाउट होगा तो तुम लोग पूछ लोगे। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट जो है वो हम देख रहे हैं, इंटरेक्शन बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल। अगर एक सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल बना दिया मैंने, और लेट्स से एक लाइन ले लेते हैं, लेट्स से ये एक लाइन ले लेते हैं। लाइन, अब एक सर्कल और लाइन देखो कितने तरीके से वो कर सकते हैं इंटरेक्ट। 3 पॉसिबल है तरीके। एक केस 1 ये हो गया कि दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। केस 2 हो गया कि भाई इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन जो लाइन है वो सर्कल को टच करती हुई निकल रही है, मतलब टेंजेंट हो गई। और केस 3 भी हो सकता है कि भाई वो सेकेंड हो गई, दोनों को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है अगर हम सर्कल और लाइन के इंटरेक्शन की बात करें। केस 2 जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है हमको, क्योंकि वो टेंजेंसी का केस है, द केस ऑफ टेंजेंसी, कि एक लाइन एक सर्कल पे टेंजेंट है। तो उसकी क्या कंडीशन होती है? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लाइन की इक्वेशन जो है, लेट्स से द लाइन इज, देयर इज अ लाइन व्हिच इज y = mx + c, और सर्कल मान लेते हैं x² + y² = a²। देखो सर्कल में हम क्या करेंगे, सर्कल के टॉपिक में हम बहुत सारे रिजल्ट ड्राइव करेंगे जो सर्कल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, और कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे
जो बाकी कोनिक सेक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो वो जो रिजल्ट्स हैं जो बाकी कोनिक सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल होंगे और सर्कल के लिए एप्लीकेबल, वो हम यहाँ पे सर्कल में ड्राइव करेंगे, बाकी कोनिक्स में ड्राइव नहीं करेंगे, बाकी में सीधा यूज करेंगे। अब सर्कल में जब मैं ये रिजल्ट्स ड्राइव करूंगा तो मैं जो सर्कल यूज करूंगा वो मैं ये वाला यूज करूंगा, बेसिक सर्कल, ओरिजिन वाला। ये कौन सा सर्कल है? ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है। होता क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा जो जनरल सर्कल होगा, सपोज करो कोई सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर एच कोमा के है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी होगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से ए स्क्वायर। इसका रेडियस भी ये मान लो, एच कोमा के इसका सेंटर हो गया और रेडियस हमने इसका ए ले लिया लेट्स से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं छोटे वाले सर्कल के लिए कर रहे हैं, इसके लिए जिसका सेंटर ओरिजिन है, वो सारे रिजल्ट इस पे शिफ्ट हो जाएंगे आराम से, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसके लिए ड्राइव करूंगा और उसके बाद में एक्स की जगह, इस स्मॉल एक्स की जगह अगर मैं ये डाल दूं एक्स माइनस एच, तो मेरे सारे रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। इस वाले सर्कल के रिजल्ट ड्राइव कर लेता हूँ और इसके छोटे एक्स की जगह ये जैसे क्योंकि ये सर्कल क्या है, ये तो दोनों सेम सर्कल है ओरिजिन वाले, तो इसके लिए जब रिजल्ट ड्राइव कर लिया तो जो भी क्वेश्चन आएगी उसमें कैपिटल एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वाई माइनस के। तो ये सब्स्टिट्यूट करते ही मेरे सारे रिजल्ट इस वाले सर्कल के लिए भी आ जाएंगे जो स्टैंडर्ड सर्कल है मेरा। तो वी विल बी ड्राइविंग रिजल्ट्स फॉर दिस सर्कल, बेसिक ओरिजिन वाला सर्कल, एंड दोज रिजल्ट्स कैन बी शिफ्टेड टू द जनरल सर्कल। तो लेट्स से y को mx प्लस सी लाइन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल है। अब हम कंडीशन निकाल रहे हैं टेंजेंसी की कि ये जो लाइन है इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाए। तो अगर ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी तो इसका मतलब है अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो एक ही पॉइंट आएगा ना, ये देखो एक ही पॉइंट है ना ये। तो ये पॉइंट करने के लिए काम करते हैं, y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर तुम y को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। अगर हम y को सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर्कल में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होगा, और अगर x की एक ही वैल्यू आएगी इसका मतलब ये जो लाइन है ये सर्कल से टेंजेंट हो जाएगी। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ रहा होगा जो बोल रहा हूं मैं। तो अगर तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको 0 कर दो तो जो कंडीशन आएगी वो सर्कल की टेंजेंसी की कंडीशन आ जाएगी। और अगर तुम इसको करते हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा एक बार करके देख लेना, छोटा सा है, कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। तो जो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, अगर तुम इस सर्कल को इसके साथ सॉल्व करते हो तो यू विल गेट सी स्क्वायर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा। तो दिस इज द कंडीशन, इंपॉर्टेंट है भैया, आप जो कुछ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दिस इज द कंडीशन फॉर y इक्वल टू mx प्लस c टू बी अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस लाइन का इस सर्कल पे टेंजेंट होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि c शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो c की दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि एक ही स्लोप के साथ अगर इस लाइन का स्लोप m है तो एक और लाइन होगी जिसका स्लोप m होगा और वो भी सर्कल के पैरेलल होगी। वो कौन सी, वो सर्कल के टेंजेंट होगी, वो कौन सी लाइन होगी? जो इस लाइन के पैरेलल होगी, ये वाली। तो एक सेम स्लोप पे दो लाइनें बनेगी हमेशा जो दोनों एक सर्कल पे टेंजेंट होगी, इस बात को याद रखिएगा। अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसके पैरेलल एक और लाइन होगी, इन दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा लेकिन ये दोनों लाइन सर्कल पे टेंजेंट होंगी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें कोई भी जनरल लाइन लेनी है सर्कल पे जो कि टेंजेंट है, एक बात याद रखना, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए लिया है हमने। तो अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो अगर तुम्हें इस पर कोई भी टेंजेंट चूज करनी है तो तुम ले सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको लेके चल सकते हो और क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हो। प्लस माइनस दोनों लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक से हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी सर्कल पे टेंजेंट है। दूसरी चीज, अगर कोई तुमसे पूछता है कि सर इस सर्कल पे कोई लाइन टेंजेंट होगी, अगर कोई बोलता है कि सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो इस वाले सर्कल पे टेंजेंट है हमारी जनरल सर्कल पे एच कोमा के वाले पे, तो उसकी क्वेश्चन क्या होगी? तो उसकी क्वेश्चन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको एक्स और वाई की जगह बस रिप्लेस कर दें जो मैंने शुरू में बोले थे ये दोनों के दोनों। क्योंकि तुम ये मान लो ना कि ये जो सर्कल है बड़े वाला एच के वाला ये है कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, तो उस पर क्वेश्चन क्या आएगी? उस पर क्वेश्चन आएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बनेगी क्वेश्चन। अब वाई और एक्स रिप्लेस कर दो, कैसे रिप्लेस करोगे?
तो तुम कहोगे y माइनस के इज इक्वल टू m x माइनस h प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन ये जो मैंने लिखी है, तो दिस इक्वेशन इज अ टेंजेंट, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, जनरल सर्कल। भाई किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना जो कि इंपॉर्टेंट है कि एक ही स्लोप की दो लाइनें होंगी जो सर्कल पे टच कर रही होंगी, सर्कल को टेंजेंट होगी, सर्कल पे टच कर रही होंगी। अब सी प्लस माइनस में आएगा, सी की दो वैल्यू आएंगी, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी लाइन लेके चलना हो टेंजेंट की तो तुम सीधा इसको एज्यूम कर सकते हो कि y इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज गोइंग टू बी अ टेंजेंट टू दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और अगर जनरल सर्कल होता है तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। हालांकि देयर आर बेटर मेथड्स, अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे टेंजेंट वगैरह तो और दिखेंगे हमको चीजें, तो ये इक्वेशन यूज करोगे या बाकी जो आगे आएंगी वो इक्वेशन यूज करोगे, दैट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज। भाई यहाँ तक क्लियर है शुभेंदु? हेलो, बोलो, कोई तो बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं नाउ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं। सपोज करो सर्कल पे आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक छोटा सा कंसेप्ट कराना है सेकंड डिग्री का, जनरल इक्वेशन का, वो करा लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। हालांकि तुम में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस चीज को पहली बार कर रहे हो। तो ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब सपोज करो ये जो सेकंड डिग्री कर्व है, कोई भी कर्व हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है कि कुछ हो रहा है। अब सपोज करो इसके ऊपर कोई पॉइंट है x1, y1। तो अगर कोई बोलता है तुम्हें कि भाई सर x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी इस पॉइंट पे, इस कर्व पे, मान लो ये कर्व ये है, ऐसे सेकंड डिग्री कर्व है एक, और इस कर्व पे मैं एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। एक किसी कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है मेरे को, तो वो इक्वेशन कैसी होगी? वो ऐसी बनेगी टेंजेंट की इक्वेशन। तो लिखोगे कैसे? तो इस कर्व का dy बाई dx निकालना पड़ेगा पहले। dy बाई dx निकल जाए उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू जो भी dy बाई dx आया उस पॉइंट पे m x माइनस x1 करके लिख सकते हो। तो अगर लिखोगे पूरा कैलकुलस यूज करके सॉल्व करोगे, और एक बात हो रहा है कि ये जो पॉइंट है x1 y1 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा क्योंकि ये अप्लाई करता है। तो जो आती है इक्वेशन वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आती है, उसको लिखने का तरीका जो होता है किसी भी सेकंड डिग्री कर्व पे टेंजेंट लिखने का जो तरीका है x1 y1 पे, वो क्या है? वो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को, ये जो पॉइंट है हमारा, ये मतलब ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसमें जहां पे भी एक्स स्क्वायर आता है, इस एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स x1 से। ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई y1 से, एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स y1 प्लस वाई x1 बाई 2 से, एक्स रिप्लेस होता है एक्स प्लस x1 बाई 2 से, तो वाई रिप्लेस होता है y प्लस y1 बाई 2 से, तो y विल बी रिप्लेस बाय y प्लस y1 बाई 2। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनको अगर तुम लगा दो तो तुम्हारी जो इक्वेशन आती है वो टेंजेंट की इक्वेशन आती है एक्स एट द पॉइंट x1 y1। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर ये कर्व है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2x(x)y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, तो इसके x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? लिख रहा हूं मैं, टेंजेंट एट x1 y1 विल बी, जो लिखने का तरीका होता है, ए एक्स x1, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) डाल दो, वाई स्क्वायर की जगह डाल दो वाई y1 बी वाई y1 प्लस h की जगह आ जाएगा, सॉरी एक्स वाई की जगह आ जाएगा एक्स y1 प्लस वाई x1 बाई 2। ये 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो वो मैनेज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा h एक्स y1 h इंटू एक्स y1 प्लस वाई x1 बाई 2
ठीक है, प्लस 2g की जगह आ जाएगा ये वाला आ जाएगा 2g की जगह, 2x की जगह आ जाएगा बेसिकली, 2x की जगह आ जाएगा x प्लस x1, तो ये हो जाएगा x प्लस x1, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला 2 हट जाएगा क्योंकि वहाँ पे 2h था, और ये बन जाएगा प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0. So this is the equation of tangent at the point x1 y1 on this curve, second degree curve. बच्चों ये जो स्लाइड है इस समय ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होगी हर जगह. ये सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? शुभेंदु क्लियर है ये चीज? शुभेंदु मुझे लग रहा है चला गया. शुभेंदु कुमार तेरे को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है चलो. शुभेंदु आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? भाई बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? यस सर. ठीक है. शुभेंदु मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ तो पंगा हो गया उसका. अवनीश तुम कर रहे हो क्लास? यस सर, रीजन हो रहा है तो कर रहा हूँ. हाँ ठीक है बेटा, ठीक है. आवाज आ रही है ना? मतलब साफ दिख रहा है ना सब स्क्रीन पे? हाँ सर आवाज आ रही है और नोट्स भी चेक कर रहा हूँ अगर कुछ नया लिखा रहे हो. ठीक है ठीक है ठीक है बेटा. ठीक है शुभेंदु, तू पता नहीं तेरी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, तेरे को अगर सुनाई दे रहा है तो ठीक है, वरना तुम लोग बाद में ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इसको देख लेना. चलो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों जो मैंने बताया है कि किसी भी सेकंड डिग्री कर्व पे अगर तुम्हें टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है किसी पॉइंट पे तो उसका जो तरीका है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो मेरे पास अगर एक जनरल इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, लेट्स से ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसके किसी पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट लिखनी है तो क्या हो जाएगी? तो वही दोबारा वही करना है हमको. लेट्स से इसके किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट लिख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 हो जाएगा, 2g की जगह 2x की जगह आ जाएगा, प्लस f y प्लस y1 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगी. So this is the equation. This is the second degree equation. Now this is the equation of a tangent on a general circle at the point x1 y1. ये जो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये वाली. ठीक है. इसको मिटा रहा हूं मैं, किसी को अगर लिखना है तो लिख लो. ठीक है. अब जो अगली चीज आती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखेंगे हर बार, मतलब या तो सर्कल में आया होगा या फिर हो सकता है किसी और कोनिक में आया हो, पैराबोला एलिप्स में आ सकता है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड है ये कंसेप्ट. ये कंसेप्ट ये है कि सपोज करो एक सर्कल है, ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. बच्चों इस वाले कंसेप्ट को ध्यान रखना क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट कॉनिक्स में आया हुआ है ओवर डिफरेंट ईयर्स, और इसकी अप्रोच सेम है हर कर्व में कि निकालना कैसे है. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि हमने अभी देखा कि एक लाइन है, सपोज करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. तो हमको पता है कि ये लाइन टेंजेंट होगी इस सर्कल पे. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट पे टेंजेंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है जहां पे ये टेंजेंट है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, अलग अलग कर्व में आ सकता है, किसी भी कर्व में आ सकता है पैराबोला में एलिप्स में, कि भाई ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, अभी हमने प्रूव किया कि ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी. अब क्वेश्चन ये है कि कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है जहां पे ये टेंजेंट है. तो वो निकालने का जो तरीका है वो देख लो. मान लो कि ये टेंजेंट है एट द पॉइंट p व्हिच इज x1 y1, लेट्स से. अब सर्कल की इक्वेशन ये है, अब इस सर्कल की इक्वेशन पे पॉइंट p पे टेंजेंट क्या होगी? वो होगी x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने देखा कि टेंजेंट लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से. तो ये बन गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट p. नाउ इफ दिस लाइन इज सेम एज दिस लाइन तो वी कैन कंपेयर देम.
हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो लाइन मैंने लिखी है x1 y1 पे टेंजेंट लिखी है और सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ये होती है, तो अगर ये दोनों लाइनें सेम है तो इसका मतलब वी कैन कंपेयर देम, एंड द मोमेंट यू कंपेयर देम, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा mx माइनस वाई प्लस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ऊपर वाली जो लाइन है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं उसी फॉर्म में जो नीचे वाली लाइन लिखी हुई है, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों कंपेयर कर लो तो यू विल गेट x1 बाय m इज इक्वल टू y1 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसको अगर आप देखोगे तो आपका आएगा x1 y1, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट है, दैट विल कम आउट टू बी माइनस a m डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बनेगा बच्चों पॉइंट। तो दिस लाइन y is equal to mx plus a under root 1 plus m square is the tangent to this circle x square plus y square equal to a square at this point. The point where this line will intersect the curve is in front of you, minus am divided by under root 1 plus m square, a divided by 1 plus m square. इसी तरह अगर ये प्लस माइनस, अगर ये प्लस मतलब दोनों टेंजेंट ले लो, तो ये होगी प्लस वाली और एक और होगी जो पैरेलल होगी, मान लो कि प्लस माइनस है ये, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसको तुम्हें अगर याद करना है तो तुम याद भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला मत याद करो, तरीका समझ लो जिस तरीके से हमने ड्राइव किया है, क्योंकि सेम कंसेप्ट हमारा पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में हर जगह यूज होने वाला है। कंसेप्ट दोबारा एक बार बोल रहा हूं, किसी भी सर्कल पे अगर एक लाइन टेंजेंट है जो कि टेंजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है इस वाली फॉर्म में, तो वो किस पॉइंट पे टेंजेंट होती है वो निकालने का तरीका है ये। तो उसको मान लो कि ये पॉइंट है हमारा x1, y1, और x1, y1 अगर ये पॉइंट है तो x1, y1 पे टेंजेंट क्या होगी, हमको लिखने का तरीका आता है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को कैसे टेंजेंट लिखते हैं, उस टेंजेंट को लिख लो और दोनों लाइन को कंपेयर कर लो, जैसे कंपेयर करोगे तुम्हारे पास x1, y1 आ जाएगा। किसी को इस वाले कंसेप्ट से रिलेटेड या अभी तक मैंने जो कराया है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं यहां से आगे जाता हूं। ठीक है भाई, किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? अब इसमें चक्कर क्या है ना, मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई बच्चा सामने बैठा है भी है कि नहीं बैठा है, अकेले पढ़ाता रहूंगा मैं। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत कैसे नहीं है, मैं अकेला पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब तुम बैठे हो गए, तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन तुम ये मान लो कि कोई भी नहीं है सामने, तुम भी चले गए, अब मैं बैठ के यहाँ पे पढ़ाई जा रहा हूँ मतलब सर स्क्रीन पे। समझ आ गया ठीक है ठीक है आगे। ठीक है ठीक है, किसी को पूछना तो नहीं है ना कुछ अभी? चलो नीलेश तुम कर रहे हो क्लास? मैं बोल, अवनीश कुछ बोल रहा है? चलो नो ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ के इस पे इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार अपीयर करता है एग्जाम्स में, तो तुमको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से इसको मैनेज करना है, छोटा सा कंसेप्ट है ये। चलो लेट्स प्रोसीड। तो ये हो गया कि कोई टेंजेंट किसी सर्कल को किस पॉइंट पे टच करेगी। नाउ अब लेट्स से कि एक सर्कल दे रखा है हमको, ये मान लो एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दोबारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ, मतलब जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ, सॉरी ओरिजिन वाला ले रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो जनरल पे शिफ्ट हो जाएगी उसी हिसाब से जैसे हमने पहले देखा था। मान लो ये सर्कल की इक्वेशन है, अब सपोज करो कोई पॉइंट है बाहर h, k, अब किसी पॉइंट से तुम सर्कल पे कितनी टेंजेंट बना सकते हो, अब डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ पे है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट बनेगी सर्कल पे, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक ही टेंजेंट बनेगी उस पॉइंट पे, और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी, ये तो ऑब्वियस है।
तो इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पॉइंट है सर्कल के बाहर है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से पहली टेंजेंट मेरी ये गई और दूसरी टेंजेंट मेरी ये गई। ये कंसेप्ट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी तुमको बाकी सारे कोनिक सेक्शंस में इसकी एप्लीकेशन भी दिखेगी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर आईआईटी में भी आए हुए हैं काफी सारे। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन ये आता है कि एक पॉइंट दे देगा वो आपको, ठीक है, एच कोमा के कोई भी पॉइंट दे देगा, 3,4 2,7 कुछ भी पॉइंट दे देगा, और एक इक्वेशन दे देगा कोनिक की। जैसे इस केस में हमने सर्कल की इक्वेशन ले रखी है, तो वो किसी कोनिक की इक्वेशन दे देगा। दैट कैन बी अ पैराबोला, दैट कैन बी एलिप्स, और अ सर्कल में भी ऐसे मान लो सर्कल की इक्वेशन। तो वो कहता है कि भाई ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करो पी का, जहां से जो टेंजेंट बना रहे हैं वो दोनों टेंजेंट एक एंगल इंक्लूड कर रही है अल्फा का। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ पी फ्रॉम वेयर the two tangents drawn to circle S includes an angle alpha। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये बाकी कोनिक्स में भी हमको दिखेगा कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ पैराबोला या ड्रॉन टू एलिप्स इंक्लूड एन एंगल अल्फा। उसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है हर कोनिक में, तो वो अप्रोच हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और वही बाकी आगे जाके हमारी यूज हो जाएगी। सबसे पहले अगर तुम कॉमन सेंस यूज करो तो फिगर देख के भी पता चल रहा है और कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि जो पी का लोकस आएगा वो क्या आएगा, वो एक सर्कल ही आएगा अपने आप में। क्योंकि अगर ये एंगल तुमने कांस्टेंट कर दिया अल्फा, तो पी जो है ऐसे करके घूमता रहेगा, तो जितने भी पी से सर्कल बनेंगे, टेंजेंट बनेगी, उन सबके बीच में एंगल अल्फा होगा। अगर तुम अल्फा चेंज कर दोगे तो पी का लोकस चेंज हो जाएगा, एक और सर्कल आ जाएगा बेसिकली। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि जैसे ये सर्कल है मेरा, तो एक ऐसा सर्कल होगा कोसेंट्रिक सर्कल, जहां से तुम जो भी टेंजेंट बना रहे हो उनके बीच में जो एंगल है वो कांस्टेंट है। एक और कोसेंट्रिक सर्कल ले लो, वहां से उस वाले कोसेंट्रिक सर्कल से तुम जो भी टेंजेंट बनाओगे उनके बीच में भी एंगल कांस्टेंट होगा, और वो जो एंगल होगा दूसरे वाले सर्कल से वो पहले वाले सर्कल का डिफरेंट होगा। इस वाले सर्कल से जो एंगल बनेंगे वो इस वाले सर्कल से डिफरेंट होंगे, लेकिन इस वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट बनाते हो इस वाले सर्कल के, तो वो सारे सेम एंगल के होंगे। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो लोकस आएगा, लोकस की क्वेश्चन एक सर्कल ही आने वाली है, और एक ऐसा सर्कल आने वाली है जो हमारे ओरिजिनल सर्कल के साथ कोसेंट्रिक है। एक ऐसे करके बड़ा सा सर्कल आ जाएगा जो हमारे ओरिजिनल सर्कल के साथ कोसेंट्रिक होगा, ऐसे करके कोसेंट्रिक होगा, सेंटर दोनों का सेम होगा। तो हमको इस सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है जिसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है। अल्फा कैन बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, मे बी 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला स्पेशल केस होता है, बट दैट अल्फा कैन बी एनीथिंग। क्लियर है बच्चों क्या करना चाह रहा हूं इस समय, कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं हम? क्लियर है ये चीज? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अब तरीका देख लेते हैं कि उस पॉइंट पी के लोकस, पी का लोकस निकालने का क्या तरीका है। अगर हमको दे रखा है कि भाई एंगल जो है वो कांस्टेंट है, 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, अल्फा के लिए कर लेते हैं। तो एक काम करो, ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये बाकी कर्व्स में भी अप्लाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है, कोई भी एक टेंजेंट मान लो ये जो टेंजेंट जारी है, इस टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये मान लो कि ये इस सर्कल की, ये इस टेंजेंट की इक्वेशन है जो इस सर्कल को टच कर रही है। अब ये जो लाइन है टेंजेंट, ये पास कर रही है p से, h k वाले पॉइंट से, तो इसका मतलब हो गया p जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो p के कोऑर्डिनेट उठा के इस लाइन में रख दो। अब जब तुम h k इसमें रखोगे तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी k इज इक्वल टू mh प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब भैया ये इक्वेशन आ गई है m में क्वाड्रेटिक, इसका मतलब है इसके 2 रूट होंगे। और ये इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन है? हमने किया क्या है, हमने टेंजेंट की इक्वेशन एज्यूम की और उस टेंजेंट को h k से पास करा दिया। अब जैसे टेंजेंट को h k से पास कराया तो हमारी m में क्वाड्रेटिक बन गई, m में क्वाड्रेटिक बन गई जिसके 2 रूट होंगे। क्या क्वाड्रेटिक बन रही है? क्वाड्रेटिक बन रही है k माइनस mh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये बन रही है भाई क्वाड्रेटिक। तो इसका थोड़ा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी m स्क्वायर। तो इक्वेशन जो बनेगी वो होगी m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
देखते रहना, कोई गड़बड़ होगी तो पॉइंट आउट कर देना। एम स्क्वायर इंटू, एक काम करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ठीक है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। एम स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 mhk माइनस 2 mhk प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी भाई इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एम में क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब एच कोमा के से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर उन दोनों टेंजेंट के स्लोप m1 और m2 हैं तो m1 और m2 इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। m1 एंड m2 विल बी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। इसका स्लोप मान लो m1 और इसका स्लोप मान लो m2। आई एम अज्यूमिंग कि ये क्लियर होगा यहाँ तक। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है इस चीज में तो पूछ सकता है मुझसे। तो अगर m1 m2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू 2mh, m नहीं आएगा सॉरी, m1 प्लस m2 की वैल्यू आएगी हमारी, तो m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू 2hk डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आएगा m1 प्लस m2। और m1 m2 कितना आएगा? m1 m2 विल बी इक्वल टू k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आ जाएंगे भाई। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमको दे रखा है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ tan अल्फा इज इक्वल टू, कितना होता है tan अल्फा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1। अब हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि m1 माइनस m2 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। m1 माइनस m2 कैसे आएगा? दोबारा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। उसकी वैल्यू तुमको पता है, ये वाली वैल्यू भी तुम्हें पता है, ये वाली वैल्यू भी तुम्हें पता है, तुम पुट कर सकते हो। तो यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट P। So this will become under root of m1 plus m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इन सब की वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकल जाएगी, m1 m2 की, m1 प्लस m2 की h k और a में आ जाएगी। अल्फा तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, तो h और k का लोकस निकल जाएगा। बच्चों ये जो मैंने, ये जो स्लाइड है इस समय तुम्हारे सामने फोन पे या स्क्रीन पे लैपटॉप पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 3 या 4 बार तो क्वेश्चन आ चुका है पैराबोला में सीधा डायरेक्ट, कि भाई एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करो जहां से जो एंगल बन रहे हैं वो अल्फा डिग्री का है, या जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का है, 45 डिग्री का। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन में यही अप्रोच लगेगी। जो भी कोनिक हमको दे रखा होगा वो कोनिक की क्वेश्चन हमको पता होगी, और जो भी टेंजेंट की क्वेश्चन होती है उस कोनिक पे, जैसे सर्कल में ये होती है, बाकी कोनिक पे अलग अलग आएंगे जो हम देखेंगे आगे। तो वो एज्यूम कर लो टेंजेंट की क्वेश्चन, उस टेंजेंट के अंदर वो पॉइंट सेटिस्फाई करा दो जिसका लोकस निकालना है। जैसे पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, m1 और m2। उन दोनों रूट के, उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू अल्फा है। तो ये तुम ये फॉर्मुला लगा सकते हो, और जैसे क्वाड्रेटिक बनेगी तो तुम्हारे पास ये सारी वैल्यू भी आ जाएंगी, तो वो पुट करके इसका लोकस निकल जाएगा। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को पूछनी है तो पूछ लो, कुछ भी इसमें अगर डाउट आ रहा है तो इन कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना, उसके बाद जेईई मेन के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कोई डाउट्स आएंगे मुझसे पूछ लेना। पूछना है किसी को? नो सर, आगे चलो। ठीक है चल रहा हूँ। चलो भाई लेट्स प्रोसीड। अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं छोटे का, जो हमने अभी भी कंसेप्ट किया है। सपोज करो कि एक सर्कल है, तो कोई बोलता है कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट बनाई हैं और वो दोनों टेंजेंट ऐसी हैं कि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं लेट्स से, तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? तो मल्टीपल तरीके हैं करने के। अभी अभी हमने जो देखा था उसमें हमारी वैल्यू आई थी m1 m2 की। m1 m2 आया था हमारा k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ठीक है, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आई थी मेरे ख्याल से वैल्यू, हाँ ये आई थी, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर कोई बोलता है कि भाई इसका लोकस निकालना, तो तुम क्या कहोगे कि भाई ये तो परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 हो गया। तो जैसे m1 m2 -1 हो गया, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब ये एच के टर्म्स में आ गया। अगर लोकस निकालना तो लोकस क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो देखो ये सर्कल जो है, ये भी एक सर्कल है। अब ये सर्कल जो है हमारे ओरिजिनल सर्कल के साथ कोसेंट्रिक है, क्योंकि इसका सेंटर भी ओरिजिन है, और जो ओरिजिनल सर्कल में लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका सेंटर भी ओरिजिन था। तो दोनों सर्कल कोसेंट्रिक हैं और रेडियस इसका √2a टाइम्स है। तो इसका सेंटर जो है वो वही सेंटर है जो पहले वाले का था 0,0, और इसका रेडियस है √2 टाइम्स a। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को कहा जाता है डायरेक्टर सर्कल। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डायरेक्टर सर्कल इज बेसिकली अ सर्कल फ्रॉम वेयर द टेंजेंट ड्रॉन टू द ओरिजिनल सर्कल आर परपेंडिकुलर। अभी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हमने एक तरीके से निकाली है कि भाई हमने वो वाली इक्वेशन यूज कर ली जो हम लोकस निकालने के लिए यूज करते हैं, और मल्टीपल तरीके हैं इसकी इक्वेशन निकालने के लिए। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए तुम ज्योमेट्री भी यूज कर सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री, कि भाई ये एक सर्कल है, इस पॉइंट से लाइन टेंजेंट है, अब ये लाइन परपेंडिकुलर है सॉरी, तो अब ये टेंजेंट है लाइन, तो इस टेंजेंट को अगर तुम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस वाली फिगर को देखो, फिगर ABCD को, तो ABCD में सब कुछ 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब इसमें ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब किसी भी ऐसी फिगर में जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री हैं, वो रेक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर होता है। तो अगर दो कंसेक्यूटिव साइड भी इक्वल हो जाएं, सारे एंगल 90 होने के साथ साथ दो कंसेक्यूटिव साइड इक्वल हो जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाता है, रेक्टेंगल नहीं रहता, फिर वो स्क्वायर हो जाता है। तो अगर एक स्क्वायर है तो उस स्क्वायर में इसकी साइड A है, इसकी साइड A है, तो इसके डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √2 है। तो उसी तरह ये √2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का सर्कल क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कोसेंट्रिक सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोसेंट्रिक तो नहीं है ओरिजिनल सर्कल के साथ, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये बन जाएगी। तो ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे निकालनी है, ऐसे निकाल लो ज्योमेट्री से, और जो मैंने तरीके दिया है उस तरीके से करना है, उस तरीके से कर लो। और भी मल्टीपल तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं इसको निकालने के। तो डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे ही कुछ कंसेप्ट पैराबोला में भी आएंगे बाद में, उनको बाद में देखते हैं। बट इसको याद रखना कि अगर एक सर्कल है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो ऐसा सर्कल होगा जो इसके साथ कोसेंट्रिक है और जिसका रेडियस इसका √2 टाइम्स है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायरेक्टर सर्कल का। ठीक है भैया, ठीक है। कोई बोलता नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ ठीक ही होगा, वरना कोई बोल देता कि सर ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ और खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। ना कोई दिख रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई बच्चा है सामने। ठीक है, मैं इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा, तो जो भी बच्चे नहीं देख पा रहे हैं आज, वो बाद में देख सकते हैं इसको, क्योंकि मैं बेसिकली एसेंशियली थ्योरी ही करा रहा हूँ। चलो लेट्स प्रोसीड। मिटा रहा हूँ भैया मैं इसको, ये डायरेक्टर सर्कल कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो कंसेप्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, ये कंसेप्ट भी हर टॉपिक में आएगा आगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सपोज करो हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बेसिक सर्कल लेके चल रहे हैं ओरिजिन वाला, और उसके बेसिस पे सारे फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि अगर बेसिक सर्कल नहीं होगा, नॉर्मल सर्कल होगा, जनरल सर्कल, तो इसी रिजल्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे रिजल्ट पे। तो मानो कि एक पॉइंट है बाहर, दोबारा x1 y1 मान लेते हैं इस पॉइंट को x1। तो इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेगी सर्कल पे, लेट्स से ये पहली टेंजेंट बन गई और ये एक और टेंजेंट है। ये जो दोनों टेंजेंट हैं
इन दोनों टेंजेंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है, उसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल S। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल S आपके सामने स्क्रीन पे बनी हुई है। तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, वो एक बार और देख लेते हैं। मान लो ये जो पॉइंट है, इसको मान लेते हैं पॉइंट A और इसको मान लेते हैं पॉइंट B। पॉइंट A को मान लो x2 y2 लेट्स से। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा मुश्किल होता है कंसेप्ट समझना, कम से कम एप्लीकेशन तो समझ ही लेना कि भाई अप्लाई कैसे करना है। B को मान लो x3 y3। अब तो मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है AP जो है वो टेंजेंट है पॉइंट P पे, x2 y2 पे। तो AP की इक्वेशन क्या होगी? अगर तुमको x2 y2 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है कि पॉइंट x2 y2 से जो लाइन पास कर रही है, तो वो क्या होगी? तो वो होगी x(x2) प्लस y(y2) इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्यों होगी ये? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन ये है और सर्कल का पॉइंट है x2 y2, तो उस पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हमने लिख दी, तो वो बन गई हमारी x(x2) प्लस y(y2) इक्वल टू a स्क्वायर। सिमिलरली BP की इक्वेशन क्या होगी? BP की इक्वेशन होगी x(x3) प्लस y(y3) इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि वो इसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन है एट द पॉइंट x3 y3। ठीक है। अब तुम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, AP और BP को। देखो AP जो है, AP भी पॉइंट P से पास कर रही है और BP भी पॉइंट P से पास कर रही है। इसका मतलब जो पॉइंट P है that will satisfy both the equations, that will satisfy AP as well as BP। पुट कर दो तो क्या आएगा? तो आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और दूसरा आएगा x1 x3 प्लस y1 y3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो क्या आ गया। अब अगर मैं एक इक्वेशन लूं x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये क्या होती है? ये होती है टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। लेकिन कब होती है? जब वो x1 y1 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा हो। अगर x1 y1 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? ये होगी जो मैंने साइड में लिखी है स्क्रीन पे। लेकिन जरा ध्यान से देखोगे तो x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर जो है, ये ऑब्वियस है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में है, मतलब सिंगल डिग्री है, 2 वेरिएबल में। x और y 2 वेरिएबल है जिसके अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। दैट मींस ये जो इक्वेशन बोर्ड पे लिखी है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये तो ऑब्वियस है। अब ये दोनों इक्वेशन भी सही है, ये वाली जो हमने निकाली, ये भी ड्राइव की ऊपर से। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को, ये जो बोर्ड पे लिखी हुई है, इसको पॉइंट ए भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो ये रहा x1 x2, इसमें अगर xy की जगह x1 x2 डाल दूं, x2 y2 डाल दूं तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। और सिमिलरली अगर इस इक्वेशन में मैं xy की जगह x3 y3 डाल दूं, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो AB लाइन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसकी जो इक्वेशन है वो ये है। तो पॉइंट P अगर सर्कल के बाहर है, तो अगर तुम ये मान लो, एज्यूम कर लो कि पॉइंट P अगर सर्कल पे होता, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होती वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है पॉइंट P की विद रिस्पेक्ट टू सर्कल S। तो ये जो इक्वेशन है AB, लाइन इक्वेशन ऑफ AB इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। भाई ये इंपॉर्टेंट है, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो एक बार। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि सबको समझ में आ रहा है, मतलब पता चल गया क्या हुआ है। किसी को पूछना होगा तो पूछ लेना। एग्जाम्पल देख लो छोटा सा, ताकि दिक्कत ना हो। सपोज करो कोई सर्कल है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 मान लो, तो इसके बाहर कोई पॉइंट मान लो, लेट्स से 5,7, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि 5,7 से जो कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट बनेगी उसकी इक्वेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट क्या होती है, कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट होती है 5,7 से जो टेंजेंट बनेगी उन टेंजेंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी ये वाली, दिस इज कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट 5,7। तो इसकी क्वेश्चन क्या होगी, इसकी क्वेश्चन वही होगी कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट की जो अगर 5,7 सर्कल पे होता तो जो टेंजेंट की क्वेश्चन होती, कैसे लिखते हैं, x(x1 + y(y1) = a²। अगर x1 y1 सर्कल के ऊपर होगा तो x(x1 + y(y1) = a² जो है वो टेंजेंट की क्वेश्चन हो जाएगी, और अगर x1 y1 सर्कल के बाहर होगा तो x(x1 + y(y1) = a² टेंजेंट कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट की क्वेश्चन हो जाएगी। तो इसकी क्वेश्चन हो जाएगी 5x + 7y = 11, दैट्स ऑल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t = 0 से, तो x² + y² के ऊपर एट द पॉइंट x1 y1, एट द पॉइंट एट x1 y1, मतलब एट द पॉइंट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के बाहर है, तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट। मैं अगली स्लाइड पे कर देता हूं उसको, अगली स्लाइड पे लिख दूंगा मैं, t = 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। t = 0 का मतलब है टेंजेंट की इक्वेशन, कि अगर वो पॉइंट सर्कल पे होता जो टेंजेंट की इक्वेशन बनती वही कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होगी। बच्चों ये क्लियर है सबको? अब जो भी क्लास कर रहा है वो फंस गया, किसी ना किसी को यस सर बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये समझ में नहीं आता तो दिक्कत होती है फिर। तो दिस इज कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ बाकी कर्व्स के लिए। तो इसमें क्या है, सपोज करो ये एक इक्वेशन है आपके पास सर्कल की, x² + y² = a², और इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है p x1 y1। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर होता तो x1 y1 पे जो तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते वो लिखते x(x1 + y(y1) = a²। लेकिन कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट की केस में क्या हो जाएगा, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो x(x1 + y(y1) = a² आपको उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट दे देगा बजाय टेंजेंट के। तो ये जो लाइन आएगी आपकी, ये जो लाइन बन रही है, दिस लाइन की इक्वेशन विल बी t = 0। t = 0 बेसिकली मींस x(x1 + y(y1) = a²। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जनरल सर्कल के लिए भी ट्रू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस सर्कल के लिए ट्रू है, ये जनरल सर्कल के लिए भी ट्रू होगा। आपको ये मानना है कि अगर ये पॉइंट सर्कल पे होता तो टेंजेंट की क्वेश्चन होती वही इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट की क्वेश्चन होगी। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। अगला जो कंसेप्ट है, ये t = 0 का जो कंसेप्ट है बच्चों, ये हर कोनिक में आएगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये हर कोनिक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। t = 0 का कंसेप्ट मतलब t की क्वेश्चन क्या होगी हर कोनिक के लिए, वो अलग अलग होगा, वो हम देख लेंगे कि t की क्वेश्चन क्या होती है टेंजेंट की क्वेश्चन। लेकिन ये जो लाइन बनेगी, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन बनेगी ये वाली, इसकी क्वेश्चन होती है t = 0। ये ध्यान रखिएगा बस, अलग अलग कोनिक के लिए t की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी टेंजेंट की क्वेश्चन। नाउ अगला जो कंसेप्ट है दैट इज अगेन एप्लीकेबल टू ऑल द कोनिक्स एंड दैट विल बी कॉल्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। अगर कोई कॉर्ड किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है तो उसकी क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार, वो भी सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सपोज करो ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है PH, K पे। ये एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन ले लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं दोबारा। लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1, x1 y1। ये सर्कल का सेंटर ले लो C।
तो हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका मिड पॉइंट हमको पता है, ठीक है, मतलब ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका जो मिड पॉइंट है, मतलब जहां पे बाइसेक्ट हो रही है कॉर्ड, उसकी वैल्यू हमको पता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन दोबारा वही ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन हो जाएगा 0, 0,0। तो 0,0 इसका सेंटर हो जाएगा और रेडियस इसका ए हो जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिख सकता हूं मैं? अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं पीसी का। पीसी का स्लोप कितना है? y1 बाय x1, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को ए बी मान लो, तो ए बी का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय स्लोप ऑफ पीसी। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। -1 बाय स्लोप ऑफ पीसी। तो इसको निकालोगे तो कितना आएगा? पीसी का स्लोप कितना है? y1 बाय x1, तो इसका कितना हो गया? -x1 बाय y1। ये बन गया इसका स्लोप। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी ए बी की? तो इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू -x1 बाय y1 इंटू x माइनस x1। ठीक हो गई? तो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो दिस विल बिकम y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एक काम करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में डालने के लिए, क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा फिर बाकी सारे कर्व्स में। ए स्क्वायर एलएचएस से और ए स्क्वायर आरएचएस से माइनस कर देते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये जो इक्वेशन है देखो एलएचएस की क्या बन जाएगी? टी। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज टी मींस टेंजेंट। तो अगर x1 y1 सर्कल के ऊपर होता तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होती दैट विल बी कॉल्ड एज टी। और ये क्या है? ये s1 है कि ये जो पॉइंट को अगर मैं सर्कल की इक्वेशन में डाल दिया हमने x1 y1 को, अगर x1 y1 को मैं सर्कल की इक्वेशन में डाल दूं तो ये बनेगा। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें xy की जगह x1 y1 डाल दिया, क्या बनेगा? ये बनेगा s1। तो t इज इक्वल टू s1। t इज इक्वल टू s1 इज द इक्वेशन ऑफ अ chord ऑफ अ सर्कल which is bisected at its whose midpoint is given। तो अगर आपको किसी सर्कल की किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन जो आप लिख सकते हैं सीधा t इक्वल टू s1 करके। chord bisected at a given point is given by t is equal to s1। now this t is equal to s1 will also be used for all the conics, not only for circle। ये भी बाकी कॉनिक्स के लिए भी यूज होगा कि अगर कोई पैराबोला दे रखा है आपको और कोई बोलता है कि पैराबोला की एक कॉर्ड है जो बाइसेक्ट हो रही है किसी पॉइंट पे, तो इक्वेशन क्या होगी? t is equal to s1। इस केस में जो t है वो पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी और जो s1 है वो पैराबोला पे वो कोनिक की इक्वेशन हो जाएगी। बेसिकली s इज कोनिक, उस कोनिक की इक्वेशन हो जाएगी s और t हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। तो t is equal to s1 is the equation of a chord whose midpoint is known। इसे पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। चलो ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें एक बार देख लेना क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं मैंने, क्योंकि यही सारी चीजें ना आगे मैं पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी ये सब यूज होगा। तो एक बार बेसिक लेवल के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अब जो सर्कल में और बचा हुआ है वो मैं अगले सेशन में लूंगा, अगला सेशन में जल्दी ले लूंगा और अगले सेशन को करके भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो तुम लोग एक काम करो, जो जो मैंने आज कराया उसको एक बार रिवाइज कर लो किताबों से, और किताब से रिवाइज करने के बाद उसके क्वेश्चंस भी देख सकते हो, देखने हैं तो, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, मेन पार्ट वो हमने देख लिया है। अब जो जो बचा है वो भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या हमको अभी देखना है। इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, और एक छोटी सी चीज हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो इसमें ये है कि भाई अगर सर्कल, सपोज करो ये सर्कल की क्वेश्चन है, अरे क्या बन गया, सपोज करो एक सर्कल बनाता हूं, सपोज करो ये सर्कल की क्वेश्चन बन गई एक। अब तीन पॉसिबिलिटी है, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा P मान लो, या पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा P यहां मान लो,
या पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। 3 पॉसिबिलिटी है, लेट्स से पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2 एंड पॉसिबिलिटी 3। तो अगर सर्कल की क्वेश्चन मान लो एस मतलब लेट्स से x² + y² - a² = 0, इसको मैंने s बोल दिया। तो अगर तुम बोलते हो SP इज ग्रेटर देन 0 तो वो होगा केस 1, पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल। अगर तुम बोलते हो SP इज इक्वल टू 0 तो P जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट विल बी केस 2, दैट इज पॉइंट इज ऑन द सर्कल। और अगर तुम बोलते हो SP इज लेस देन 0 दैट मींस केस 3, दैट मींस पॉइंट इज विद इन द सर्कल। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो यहां तक कराया मैंने अभी। तो बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट है एंड कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट आल्सो इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तुम टेंजेंट बना रहे हो, उनके बीच में अल्फा का एंगल है, तो उसका लोकस कैसे निकालना है एक बार वो चीज देख लेना। और कोई लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट होगी तो किस पॉइंट पे टेंजेंट होगी, ये वाला कंसेप्ट। तो ये 4-5 कंसेप्ट है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो हमने आज टच कर लिए हैं। अब आगे क्लास में हम देख लेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट देख लूंगा मैं, कि टेंजेंट की पेयर जो किसी सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती हैं और उनकी इक्वेशन कैसे निकालनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं। नहीं, पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं बोला जाएगा, ये कॉमन टेंजेंट बोला जाएगा कि अगर 2 सर्कल है तो उस पर कितनी टेंजेंट है जो कॉमन है। तो टेंजेंट्स का देख लेंगे एक बार कि कितनी कॉमन टेंजेंट टू सर्कल कितनी हो सकती है, एक वो कंसेप्ट देखना है। एक देखना है फैमिली ऑफ सर्कल्स, कि अगर फैमिली ऑफ सर्कल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी और किस तरीके से उसको हम ड्राइव करेंगे या मैनेज करेंगे। और उसके बाद आएगा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल, रेडिकल एक्सिस भी उसी में आ जाएगा, रेडिकल एक्सिस यहीं कवर कर दूंगा मैं। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का क्या कंसेप्ट होगा, कि अगर सर्कल ऑर्थोगोनल है तो उसका क्या कंसेप्ट है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मेन है। ये मैं अगले सेशन में जब भी लेता हूँ उसको मैं करा दूंगा। और तुम लोग एक काम करो, सर्कल को एक बार रिवाइज कर लो, और सर्कल में अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, मतलब सर्कल के क्वेश्चंस वगैरह में कोई भी डाउट्स आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं डिस्कस कर लूंगा उनको, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता, मैंने अब तक इसका स्क्रीन शेयर कर रखा है, मुझे अब ये भी नहीं पता कि कौन कौन से बच्चे, कितने बच्चे क्लास में हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ बच्चों में। भाई कोई है भी? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीन हटा रहा हूँ बच्चों में। तो स्टॉप शेयर कर देते हैं और क्लास को भी मैं होल्ड कर रहा हूँ।